माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा एक प्रोफेशनल डिग्री ले और अच्छी नौकरी करे, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अक्सर इन सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। अब इन सपनों को पूरा करेगी शूलिनी यूनिवर्सिटी। इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाई है यूजीसी सर्टिफाइड ऑनलाइन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और साथ में अड्डा 24/7 के रेलवे महापैक के वैल्यू एड ऑन से अपने सरकारी नौकरी के सपने को भी पूरा करें। बेहतरीन क्वालिटी, अनबीटेबल प्राइस और पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम के साथ सारे सपने अब होंगे सच। तो अब सक्सेस के लिए इंतजार क्यों? आज ही एनरोल करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मैसेज कर दीजिए और इसी के साथ ही आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग जी, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर फटाफट से आ जाइए और आज के सेशन में शुरुआत करने वाले हैं हम लोग हमारे किसका? हम बात करेंगे सेल ऑर्गन का। कल की क्लास में कोशिका के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी और मेरे पीछे आप लोगों को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक बार आइडिया फटाफट से लगा लीजिए कि दीदी ये स्ट्रक्चर ना हमारी कोशिका की है। चलो ये तो मैं बता देती हूँ, पर कोशिका में किस चीज की स्ट्रक्चर है ये आप मुझे बता दो, फटाफट से बता दो। वेरी गुड इवनिंग जी, है ना। चलो चलो फटाफट से बता दो कि ये जो स्ट्रक्चर आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर किस चीज की है। जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे, सारे बच्चे मैसेज करेंगे, है ना। हर किसी का जवाब आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है ये स्ट्रक्चर किस चीज की है? अच्छा, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे हो क्या? नहीं बता पा रहे हो ये वाली स्ट्रक्चर? सोच लो फिर। चलो तो चलो, अब तो मैं आइडिया दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को किस चीज की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी? वो स्ट्रक्चर थी बेटा सेल मेम्ब्रेन की, है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार फटाफट से, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं क्लास में उन लोगों को भी तो बताना जरूरी है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से इस ज्ञान को पढ़ा था। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? चलो, जिस प्रश्न से हमने कल क्लास खत्म की थी उसी प्रश्न से आज क्लास को शुरू करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल तुम लोगों ने नीरज मैम की क्लास में क्या पढ़ा था? बता दो फटाफट से, क्या पढ़ा था। और अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो फिर तो सोच लेना कि तुम नीरज मैम के स्टूडेंट तो नहीं हो। बताओ फटाफट से, चलो चलो जल्दी से बता दो कल हमने क्या पढ़ा था। कोई गलती नहीं करेगा क्योंकि कल हमने सेल नहीं पढ़ी थी, कल हमने पढ़ा था साइटोलॉजी। क्या पढ़ी थी? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के ज्ञान को, कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। और हमने कल कोशिका पढ़ी थी तो हमने कोशिका नहीं पढ़ी, थोड़ा एडवांस बनते हैं, हम लोगों ने साइटोलॉजी पढ़ी थी। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था ये बात नहीं, हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी, किसे साइटोलॉजी के पिता कहा जाते हैं ये भी हमने कल पढ़ लिया था, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी के जो है वो फादर कहे जाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कल यूकैरियोटिक कोशिका में देखा था कि भाई तमाम प्रकार के जितने भी कोशिका के अंग हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये दिख रही है जो अंतःपृथ्वी जालिका हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, ये कैप्सूल जैसे, या चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो, तो ये सारे के सारे कोशिका के अंग आपके यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। हमने कल ये पढ़ा था। हमने कल ये भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ इस तरह की होती है और यूकैरियोटिक कोशिका कुछ इस तरह की होती हैं। यूकैरियोटिक में सभी प्रकार की कोशिका के अंग होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ एक कोशिका का अंग होता है जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं, जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। मैं इस उम्मीद में आई हूं क्योंकि कल आपने मुझसे वादा किया था कि दीदी आज हम 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाने वाले हैं, है ना। 1000 बच्चों को ऐसा पढ़ाने वाले हैं जो कभी किसी भी जो है तरह से नहीं पढ़ा गया हो। तो अगर आप लोग मेरे इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो फटाफट से आपको सेशन को शेयर करना है, हर एक नए बच्चे को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर दिन ये क्लास होती है 4 बजे और 4 बजे आज ये क्लास का दूसरा दिन है ना। तो आज अपने दिल से अपने लिए या फिर कहो मेरे लिए या फिर उन सभी बच्चों के लिए जिनको फ्री में बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उनकी मदद आप कर सकते हो। मैं कहती हूँ मेरे लिए इस सेशन को शेयर करेंगे, बस मैं इतना जानती हूँ। अगली बात हम लोगों ने कही थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई केंद्रक नहीं होता, डीएनए जो है वो ऐसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के द्रव के अंदर ही फैला हुआ होता है। ये वाली चीज भी मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ा दी थी। इसके अंदर एक फ्लैजीला होता है। फ्लैजीला क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देखी थी। हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर का डिफरेंस देखा। तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग ये। कल मैं आपको बता रही थी कि रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक दी थी। रॉबर्ट हुक वही है, वो बच्चा जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वो सिटी आता है, किसी पेंटर के यहाँ पे काम करते हैं और वहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, और उसी बच्चे ने दुनिया को सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। और कोशिका उन्होंने मृत कोशिका यानी कि डेड सेल के बारे में बताया था। और डेड सेल जो है वो कौन सी थी, तो डेड सेल जो है वो कौन सी थी बेटा, फटाफट से मैसेज करेंगे। और मैंने सेशन को शेयर करने की बात कही थी, ये आपको मेरे लिए करना होगा। तो डेड सेल जो है वो किसने डिस्कवर की थी, ये जो साइंटिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे ना, ये रॉबर्ट हुक है। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि उन्होंने एक बुक दी थी और उस बुक का नाम क्या था, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये फ्रंट पेज है उस बुक का, जो कि किसने दी थी, जो है रॉबर्ट हुक ने दी थी, माइक्रोग्राफिया। कल मैं पढ़ा चुकी थी कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने दी थी, माइक्रोग्राफिया किसने दी थी, यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने दी थी। तो ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक का जो है वो पहला पेज है। आपको माइक्रोग्राफिया के अंदर देखो ये हाथ से बनी हुई स्ट्रक्चर है, ये कोई प्रिंट आउट नहीं है। मैंने क्या कहा था, वो पेंटर के घर पे काम करते थे, मैंने क्या कहा था, वो पेंटर के घर पे काम करते थे। और उन्होंने ना सिर्फ जो है वो कोशिका को बताया, मैंने इस तरह की कल स्ट्रक्चर बनाई थी। मैंने कहा था कि इस पादप कोशिका, इस प्लांट सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो राइबोसोम है, जो अंतःपृथ्वी जालिका है, सब नष्ट हो चुके हैं। तो वो कैसी दिखाई देती थी, तो वो कुछ ऐसी सी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे उनको सिर्फ कोशिका के अंदर एक ही चीज दिखाई दी थी, और वो चीज क्या थी ये मैं सब कल पढ़ा चुकी हूँ। तो जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लेना। तो उन्होंने जो एक चीज दी थी, वो चीज सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक दिखाई दे रही थी, ये उनको दिखाई दे रही थी सेल वॉल। ये उनको क्या दिखाई दे रही थी, कोशिका भित्ति। ये उनको क्या दिखाई दे रही थी, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है उनको, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो हु डिस्कवर्ड सेल वॉल फर्स्ट, किसने कोशिका भित्ति को सबसे पहले डिस्कवर किया, नाम दे दो फटाफट से, किसने कोशिका भित्ति को सबसे पहले डिस्कवर किया। रिंकू कह रहे हैं कि बोल बोलकर सेमिनार कर देती है मैडम, है ना। तो भाई शर्मिंदा कर देती, हाय रब्बा मैंने ही गलत पढ़ लिया था, सॉरी बिल्कुल सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया था। तो भाई तो फिर तुम शर्मिंदा मत हो ना, तुम बिना कहे शेयर कर दो। देखो हाथ से बनी हुई स्ट्रक्चर है। उन्होंने ना सिर्फ माइक्रोग्राफिया के अंदर सेल के बारे में बताया, देखो मैंने कहा था ना, उन्होंने और भी काफी सारे जानवरों को जो है जानवरों को डीपली और बहुत अच्छे से जो है वो उनको जूम कर करके देखा था। तो ये माइक्रोग्राफिया के अंदर अगर आप देखोगे, कभी सर्च कर लेना, फ्री बैठे हो माइक्रोग्राफिया, तुम्हें प्यार हो जाएगा रॉबर्ट हुक से, बता रही हूँ मैं। इतने अच्छे ड्राइंग, इतनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन, इतना अच्छे से एक्सप्लेन। चलो ठीक है, तो अब कहानी आती है हमारे पास में। रॉबर्ट हुक जो है वो कौन कौन थे, तो ये मैंने क्लास में पढ़ा दिया था कि रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने साइटोलॉजी का जनक यानी कि फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और इन्होंने जो है वो इन्होंने सेल वॉल ही बची थी, तो इन्होंने सेल वॉल को सबसे पहले दुनिया को दिखाया। कोशिका भित्ति के जो खोजकर्ता थे वो भी रॉबर्ट हुक थे। कुछ सालों बाद की बात करते हैं। कुछ सालों बाद में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परचूनी की दुकान हुआ करती थी, उस व्यक्ति का नाम था एवी ल्यूवेनहुक। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको वो एवी ल्यूवेनहुक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जिसकी किराना की दुकान थी, और ये इंसान का एक शौक था कि ये ना जो है लेंस बनाते रहते थे। ये जो है वो इन्होंने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था। अब जब इन्होंने खुद का अपना सूक्ष्मदर्शी बना लिया था, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप तो देखा है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं देखा होगा। अरे यार इधर स्ट्रक्चर ही नहीं लेकर आई मैं शायद माइक्रोस्कोप की, तो फिर नहीं यार रह गया। हाँ, आप लोगों ने माइक्रोस्कोप तो देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं देखा होगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप जिसने बनाया, ये माइक्रोस्कोप बनाया था किसने, ये माइक्रोस्कोप बनाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जब माइक्रोस्कोप बना लिया था, है ना, तो उन्होंने चीजों को, ये देखो इतना सा लेंस है, इत्तू सा, ये लेंस भी इनका खुद का है, माइक्रोस्कोप भी इनका खुद का है। अब माइक्रोस्कोप था, चीजों को जूम आउट करके देखते थे, तो ये जब चीजों को जूम आउट करके देखते थे तो इनको आदत थी हर चीज को जूम आउट करके देखते रहते थे। भाई माइक्रोस्कोप अपने पास है तो अपन सोचेंगे ना कि चल देखते हैं कि खून के अंदर क्या है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खून को, ब्लड के अंदर जो सेल होती हैं, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है,
होती है कि नहीं होती है? तो इन्होंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड सेल को डिस्कवर किया। फिर इन्होंने जो है वो, अब और तो क्या ही कहूँ, स्पर्म को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं कि सीमन में क्या होता है, तो इन्होंने स्पर्म यानी कि शुक्राणु को भी इन्होंने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने किसको डिस्कवर किया? प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। इन्होंने किसको डिस्कवर किया बेटा? इन्होंने प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया? प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया बेटा? प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया, जो कि माइक्रो जो है ऑर्गेनेल होता है। यार देखो, अगर तुम टिक कर नहीं बैठोगे तो दिल टूटेगा, और मैं लगातार तीसरे दिन दिल नहीं तोड़ सकती अपना, है ना। आज हमने 1000 का वादा किया था और हमें 1000 चाहिए, और सेशन लाइक भी नहीं हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा भाई, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा इन्होंने प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किया। अब देखो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक पंसारी की दुकान पर बैठते थे, और वैज्ञानिक तो वैसे ही फेमस है नहीं नहाने धोने के मामले में, तो ये बैठकर अपने दांत को खुरेज रहे थे, है ना। ये बैठकर अपने दांत को कुरेद रहे थे, ब्रश किया नहीं होगा, तो फिर जब दांत में ब्रश नहीं करते तो दांत को जब कुरेदेंगे या फिर उसके अंदर से कुछ मलाई सा निकला, ओहो मैडम कैसी बातें कर रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ मलाई सा निकला, फिर वो देख रहे हैं यार इसके अंदर क्या होगा। अब ताजा ताजा उन्होंने कुरेदा था, है ना, ताजा ताजा मलाई अपनी दांत से निकाली थी। तो जब ताजा ताजा मलाई निकाली और उन्होंने जब इस माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो उनको ना, सोचो क्या दिखेंगे उनको? ताजे ताजे बैक्टीरिया, क्योंकि ऑब्वियस है ब्रश नहीं करोगे, मलाई निकालोगे तो भाई बैक्टीरिया तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उनको ताजे ताजे ना बैक्टीरिया मिले, है ना। क्या मिले? ताजे ताजे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ताजे थे, जिंदा थे। और बैक्टीरिया के लिए मैं कल ही पढ़ा रही थी कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। कह दो कि मैंने पढ़ाया था कल, कह दो कि दीदी हाँ पढ़ाया था, कह दो, बता दो फटाफट से। तो हमने यहाँ पर कहा कि उन्होंने बैक्टीरिया, ताजे ताजे बैक्टीरिया निकले। तो जब ताजे ताजे बैक्टीरिया निकले तो उन्होंने जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखा, जिंदा कोशिका थी। मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, लेकिन ये ताजे ताजे बैक्टीरिया थे, है ना। और ये जो ताजे ताजे बैक्टीरिया थे वो प्रोकैरियोटिक जिंदा कोशिका थी, तो उन्होंने सिंगल कोशिका को डिस्कवर किया, उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और वो बैक्टीरिया जिंदा थे, यानी कि उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, यानी कि उन्होंने सजीव कोशिका का जो है वो क्या किया, सजीव कोशिका को उन्होंने दुनिया को सबसे पहले दिखाया था। तो हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल फर्स्ट? तो भाई दुनिया में सबसे पहले जिंदा कोशिका को बताने वाले कौन थे? आर्विक। ओके, जिंदा कोशिका को दिखाने वाले प्रिया कुमारी। ठीक है, चलो अब पढ़ लो चुपचाप। तो जिंदा कोशिका को सबसे पहले किसने बताया था? सब मैसेज करेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने दिखाया था। ये है वो ल्यूवेनहुक। इन्होंने किस को डिस्कवर किया? इन्होंने स्पर्म को डिस्कवर किया, इन्होंने ब्लड सेल को डिस्कवर किया, इन्होंने जो है वो प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, बताओ, देखिए इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो आपको अभी तक क्या पढ़ाया गया? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो है लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इतनी सारी चीज़ों को इन्होंने जूम आउट करके देखा था। वहाँ की महारानी ने कहा था इनको कि भाई साहब हमें दे दो ये आपका माइक्रोस्कोप, हमें दे दो ये आपके लेंस। कहते ना 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 ना, मैं नहीं दूंगा, है ना। मतलब महारानी ने बड़ी अच्छी कीमत लगाई, लेकिन कह दिया बोले नहीं, पैशन है भाई, है ना। अपनी पसंदीदा चीज़ को किसी भी पैसे से नहीं तोला जा सकता ना। इतने बढ़िया ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे। तो बेसिकली एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है वो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसको? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दुनिया को ये तो पता लग चुका था कि भाई कोशिका मृत कोशिका कौन सी है, कोशिका जो है वो लिविंग कौन सी है। लेकिन अब बात आती है सेल थियरी की। सेल थियरी जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कैसे पैदा हुए, ये प्रश्न उठने लगा। अब प्रश्न ये उठने लगा कि नई कोशिका, नए जीवन का निर्माण कैसा होता है ना। माइक्रोस्कोप गैलीलियो ने खोजा था, लेकिन उन्होंने अपना खुद का बना लिया था पर्सनल जो है वो क्या बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, ऐसी वाली बात है। तो अब हम लोग हाँ स्पर्म की भी खोज की थी। अब भाई जो चीज मिल जाए उसी को ही जूम आउट करके देख लो कि क्या क्या है इसके अंदर। भाई तुम्हारे पास सूक्ष्मदर्शी हो तो तुम तो हर चीज देखोगे ना जूम कर करके। बस वही वाला केस इनका था। अब आते हैं सेल थियरी पे कि भाई नए जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है। तो हुआ क्या कि उस जमाने में लोग क्या मानते थे, 16वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। उस जमाने में लोग मानते थे कि कोई दैवीय शक्ति होती है और एक नए जीवन का निर्माण हो जाता है। भाई पागल बना रहे हो हमको, हैं? कोई बच्चे हैं क्या कि परी आई थी बेटा और तुझे जो है वो
जो है तुझे गिफ्ट में कर दिया, भगवान ने हमें तुम्हें गिफ्ट दिया है, कोई लॉजिक नहीं बनता। पर पुराने लोग यही मानते थे, ठीक है, पुराने लोग मानते थे कि भाई जहाँ गंदगी रखी है वहां पर अपने आप जीवन बन जाता है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? गंदगी रखी है और अपने आप जीवन बन जाएगा, कोई लॉजिक है इस चीज का? ठीक है, फिर उसके बाद में वो लोग मानते थे कि अनाज जो है, अनाज रखा है और अनाज के अंदर जो है वो चूहे अपने आप बन जाते हैं। अब उनको कौन समझाए कि चूहे तो खाना खाने आ रहे थे, घर परिवार बना लिया वो बात अलग है, ठीक है। तो बेसिकली लोगों ने ये मान्यता थी, तो पुरानी सेल थियरी ये थी। अब जैसे जैसे नई नई डिस्कवरी होने लगी वैसे वैसे सेल थियरी में भी चेंजेस आने लगा, वैसे वैसे फिर दुनिया को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना, परी कैसे आके जो है वो मम्मी पापा को हमें गिफ्ट कर देगी, यार कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तो वक्त के साथ साथ में लोग जो है वो थोड़े अवेयर हुए और उनको लगा कि ये जो सेल थियरी चल रही है ना ये तो बिल्कुल गलत चल रही है। तो उन्होंने दिया कि हम नया कोशिका सिद्धांत देंगे। तो किसने कोशिका सिद्धांत जो है वो सबसे पहले दिया, या दुनिया को किसने बताया कि भाई ऐसा नहीं होता कि परी आके दे के गिफ्ट चली गई थी। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला एक रूल दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चॉफ। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला एक रूल दिया था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉफ। इन्होंने क्या दिया था? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इन्होंने एक रूल दिया था ओमनी। ओमनी का मतलब होता है पहले से उपस्थित। इसका मतलब क्या होता है? पहले से उपस्थित। उनकी लैंग्वेज में है ये, पहले से उपस्थित। सेल्यूला का मतलब क्या है? सेल। ई से मतलब होता है से, और सेल्यूला का मतलब होता है सेल, यानी कि पहले से उपस्थित सेल से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा भैया पागल नहीं बनाने का, परियां नहीं आती हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये है कि कोई पहले से कोशिका उपस्थित है, ठीक है, पहले से कोई कोशिका उपस्थित है और उस कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। तो अनाज के अंदर चूहे अपने आप नहीं बन गए थे, वहां पे कोई सेल थी और उसी सेल से नई कोशिका का निर्माण हुआ। गंदगी में जानवर अपने आप नहीं बन गए थे, वहां कोई कोशिका है और उस कोशिका ने अपने आप को डेवलप किया और नई कोशिका का निर्माण किया। हम परियों से नहीं बन गए, हम हमारे माता पिता की ही देन है और उनके माता पिता की देन है। तो बेसिकली ये बात रुडोल्फ विर्चॉफ ने कही। अब रुडोल्फ विर्चॉफ ने जब ये कोई बात कही तो पुराने दादा ताऊ होते ना कि तू कल का बच्चा आया हुआ हमको सिखाएगा, हमें ज्ञान देगा, निकालो इसको यहाँ से घर से। तो वैसे ही उनको ना देश निकाला जो है निकाल दे दिया गया, ठीक है। तो ये वाली बात हुई, पर ये तो बात तो सही कह रहे थे ना कि पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बात रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताई थी। तो देखो हुआ क्या दो साइंटिस्ट थे, एक नाम था जिनका नाम था स्लाइडेन और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने विर्चॉफ के साथ मिलकर एक नया रूल दिया जिसे कहा गया सेल थियरी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे सेल थियरी तो वो परियों वाली जो होती थी ना वो थी। एक्चुअली जो नई सेल थियरी है उसे सेल थियरी नहीं, उसे मॉडर्न सेल थियरी के नाम से जाना जाता है। जो नई वाले हैप्पी पढ़ ले बेटा तो उसे जो है वो मॉडर्न सेल थियरी यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आज जो हम पढ़ते हैं वो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, आज जो हम पढ़ते हैं वो न्यू सेल थियरी है। समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ आया? आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब बता दूंगी, पहले पढ़ो बात को। तो हमने कहा आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत द मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। ये याद रखेंगे, सब लिखेंगे सेल थ्योरी किसने दी, सब लिखेंगे सेल थ्योरी किसने दी, सब लिखेंगे सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडेन स्वान नहीं। तीसरा नाम भी ऐड करो रुडोल्फ विर्चॉफ, तीसरा नाम भी ऐड करेंगे रुडोल्फ विर्चॉफ। तो सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन स्वान एंड रुडोल्फ विर्चॉफ। तीन नाम, तीन साइंटिस्ट, तीन बिंदु, 3 पॉइंट। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थियरी के 3 पॉइंट दिए। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थियरी के कितने पॉइंट दिए? 3 पॉइंट दिए। 900 लोग हैं बेटा यहाँ पर, नहीं हुए अभी 2 कम है। एक बार फटाफट से ना सेशन को लाइक कर दो। मैं 3 दिन से एक बात आप लोगों को कह रही हूँ, आप जिस भी टेलीग्राम पर है, जिस भी इंस्टाग्राम पर है, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज मेरे लिए ये सेशन शेयर करो। मैं हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहती हूँ जिस बच्चे को पेड बैच में देने के लिए पैसा नहीं है, जो पैसे की वजह से अपना सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है। प्लीज़ एक मदद हम सभी कर सकते हैं, किसी के भाग का कोई नहीं छीनता। आपकी मेहनत आप ही को काम आएगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी को शेयर कर दूंगा तो वो पास हो जाएगा, नहीं।
आज अगर 38,000 की समथिंग वैकेंसी आई है तो उसमें आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, ग्रुप डी में एक ही सीट चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन बची हुई सीट्स को पे ध्यान ना दें, है ना। जो वेल डिजर्व करता है उसको वो सीट जरूर मिलनी चाहिए। आपको एक चाहिए, आप डिजर्व करते हो तो करते हो ना, आप डिजर्व, आपको एक सीट चाहिए तो आप सेशन को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरे लिए, मैंने एक सपना देखा है कि इस बार 2025 में मैक्सिमम बच्चे ये कह पाए कि दीदी हो गया सिलेक्शन, अब नहीं पढ़ेंगे भाई, अब हो गया हमारा कोटा पूरा। अगर ऐसा चाहते हो कि हाँ हम साथ मिलकर जो है इतना सा काम कर लें, हम साथ मिलकर हर कोई ये कह दे कि यार हाँ 2025 हमारा है इस बार, तो गाइस प्लीज ना अपने लिए, क्योंकि जिंदगी में ना किसी का भला किया हुआ ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर काम आ जाता है, और जिंदगी में किसी का बुरा किया हुआ 20 साल बाद भी तुम्हें ना भयंकर रिजल्ट दे देगा। तो ये तो मान लो, लिटरली मान लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात की सेल थियरी की। तो सेल थियरी के कितने 3 साइंटिस्ट थे, और तीनों साइंटिस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 साइंटिस्ट ने 3 पॉइंट दे दिए, 3 साइंटिस्ट ने 3 बिंदु दे दिए। ये 3 साइंटिस्ट के 3 बिंदु कौन से थे? पहला ये था कि ये परियानियां आती है, पहली चीज तो उन्होंने यही सबसे पहले खत्म किया कि उन्होंने कहा कि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, पैरेंटल सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। पैरेंटल सेल्स के लिए बिल्कुल राखी, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो पैरेंटल सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। पहली चीज तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, पहले से मौजूद ओल्डेस्ट सेल बोल दो, पेरेंट सेल बोल दो, तो ओल्डेस्ट सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल थ्योरी का पहला बिंदु ये था। दूसरी बात ये कहते थे कि जिंदा कहलाने के लिए, लिविंग कहलाने के लिए, सजीव कहलाने के लिए सिर्फ एक जिंदा कोशिका चाहिए। सजीव कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा कोशिका चाहिए। लिविंग सेल कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा कोशिका का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपकी सेल थ्योरी के थे, ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके कोशिका सिद्धांत के थे। लेकिन क्या दीदी कोशिका सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ स्लाइडेन, देखो ये हैं, स्वान ये हैं और विर्चॉफ ये हैं, तो स्लाइडेन, स्वान और विर्चॉफ के कारण ही बन गया क्या? नहीं। अगर आपके पास में रॉबर्ट हुक नहीं होते और ल्यूवेन हुक नहीं होते तो आज सेल थ्योरी नहीं बन पाती। तो सेल थ्योरी का कॉन्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा योगदान स्लाइडेन, स्वान, विर्चॉफ का तो है ही है, लेकिन इसके अलावा रॉबर्ट हुक और इसके अलावा ल्यूवेन हुक का भी है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन ये 900 बच्चे ना शेयर नहीं कर रहे हैं यार। मतलब आप सुनो मजेदार चीज, अब हमें कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहाँ पर इस लाइन को तुम सब पढ़ोगे कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी में क्या क्या कहा गया कि जिंदा होने के लिए सिर्फ एक जिंदा कोशिका जरूरी है। लेकिन वायरस ने कहा अबे हट, मैं तेरी बात नहीं मानता। वायरस ने कहा मैं किसी कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, हम हर जीव कोशिका सिद्धांत को फॉलो करते हैं। देखो हम कब पैदा हुए, जब हमारे माता पिता से हम बने, यानी कि पुरानी सेल से हम बने, ओल्डेस्ट सेल से न्यू सेल बनी, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी। दूसरा पॉइंट क्या था, जिंदा कहलाने के लिए कम से कम एक जिंदा कोशिका होनी चाहिए। तुम जिंदा हो अगर, तो तुम्हारे अंदर एक जिंदा कोशिका होनी चाहिए। तो बिल्कुल है हमारे अंदर एक जिंदा कोशिका, मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन ये बात कौन नहीं मानता? वायरस नहीं मानता। वायरस कहता है कि तुमने कोशिका सिद्धांत दिया है, मुझे सेल में ही काउंट मत करो, क्योंकि वायरस के पास ना ही तो कोई कोशिका है और वायरस फिर भी अपने आप का गुणन कर लेता है। वायरस के पास कोई सेल ऑर्गन नहीं है, वायरस के पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई लाइसोसोम नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखो कोरोना ने क्या किया था, पूरे विश्व को हिला डाला। किया कि नहीं किया ऐसा वायरस ने? तो वायरस ने कहा मैं नहीं मानता तुमको, इसलिए वायरस अपवाद बन गया। और आपको पता है ना कि साइंस में एक्सेप्शन तो पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी को कौन नहीं मानता? वायरस नहीं मानते। वायरस यूनिसेल्युलर भी हैं और वायरस जो है के पास सेल ही नहीं है। तो हमने कहा कि पहली चीज तो अकोशिकीय है, यानी कि इनके पास सेल ही नहीं है। इनके पास सेल ही नहीं है तो इनके पास क्या न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा दीदी। क्या इनके पास में फिर इनके पास होता क्या है? ये पता है अपनी जिंदगी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं? इनके पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनके पास में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और इनके पास में सिर्फ प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के दम पे ये बंदा चाइना से भारत से
सब सारी कंट्रीज में तहलका मचा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते, कह दो बात। तो वायरस इज अ एक्सेप्शन। वायरस क्या है? एक्सेप्शन। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, अगर आप लोग पुराने पेपर पढ़ते हो तो आप लोगों ने विरॉइड का जिक्र हमेशा सुना होगा। और नहीं पढ़ते हो, देखो आज की क्लास मिस कर दी ना, अगर यकीनन ना इतने सारे क्वेश्चन मिस कर दोगे ना जिसकी हद नहीं है। आप इस चीज को मान लो, आप इस चीज को मान लो, अगर टिक कर बैठ सकते हो, क्योंकि आज की क्लास में ना बहुत कुछ है यार, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हर बार मैडम ना इंटरेस्टिंग जो है चीज़ों के बारे में पढ़ा रही है, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ा रही है, तो यार टिक कर पढ़ो। मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ तो तुम रुको, अरे मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए तो रुको कम से कम। ये एक ही क्लास में इतने सारे एक्सेप्शन, इतने सारे क्वेश्चन, इतनी सारी थियरी एक ही क्लास में कंप्लीट हो रही है, तो कम से कम अपने लिए तो रुको, और किसी के लिए नहीं। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। पीडीएफ आपको नीरज मैम साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगी। अब आगे देखो, तो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, अब आपसे वायरस के बारे में पूछा जाए तो वायरस ना ही तो लिविंग है, ना ही सजीव है, ना ही निर्जीव है। अगर वो निर्जीव सतह पर है तो वो निर्जीव की तरह बिहेव करता है। अगर वो किसी सजीव की, अगर वो किसी लिविंग की बॉडी में चला जाएगा तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तुम्हारे नाक के ऊपर तुम्हारे नाक के ऊपर रखा हुआ है वायरस, लेकिन वो निर्जीव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन वो तुम्हारी नाक के अंदर चला गया तो वो सजीव हो जाएगा, फिर वो गुणन करेगा। इसीलिए तो कोविड के अंदर हम सामान लाते थे, उनको धोते थे, क्योंकि सामान की सरफेस पे रखा हुआ है तो 3 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में मर जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी में चला गया तो भाई साहब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 होने में क्षण भर भी नहीं लगाएंगे। समझ आ रही है तुम लोगों को बात? समझ आ रही है तुम लोगों को बात? जल्दी बता दो। ये टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ। मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, मैंने उसके बाद कोशिका के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका के ही और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो ये टॉपिक वाइज ही चल रहा है, पर मैं चाहती हूँ यहाँ पे मुझे 1000, मेरा सपना था कि मैं आज 1000 बच्चे पढ़ा दूँ। आज मत दिल तोड़ना यार, आज मत तोड़ना दिल, आज शेयर कर देना। तुम रहोगे तो मैं रहूँगी, सीधी सिंपल सी बात है। मैं मेहनत करूँगी, तुम बढ़ते जाओगे। तो कल भी 800, आज भी 800, कल मुझे मोटिवेशन ही नहीं आएगा, है ना, कि आज दीदी के लिए दीदी सिर्फ 150 लोग, 850 लोग, 150 लोग तो ला ही सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते, तो वायरस ना तो लिविंग, कब लिविंग की तरह बिहेव कर ले, कब नॉन लिविंग की तरह बिहेव कर ले, पता ही नहीं लगता। यही वाली चीज है वायरस की। फिर इसके बाद में बात करते हैं विरॉइड। लिखो विरॉइड, विरॉइड क्या होते हैं लिखो। आपसे पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदी विरॉइड, दीदी क्या बोलेंगे, पूछेंगे विरॉइड क्या होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, विरॉइड्स क्या होते हैं? आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं। आरएनए, आरएनए क्या है? आरएनए, आरएनए क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ है जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, और बस इसी के पार्टिकल जो है वो विरॉइड्स होते हैं। तो विरॉइड्स के अंदर क्या होता है? विरॉइड्स के अंदर आरएनए होता है। तो विरॉइड्स लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और आरएनए लिखेंगे, सब लिख दो, जिंदगी भर याद रहेगा। विरॉइड्स लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, आरएनए, सिर्फ आरएनए होता है। इतनी सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है। विरियन क्या होते हैं? विरियन जो है आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिनोम होते हैं, है ना, वो भी निष्क्रिय, इनएक्टिव जिनोम होते हैं, बस अनुवांशिक पदार्थ है, इनएक्टिव है। आरबीसी, आरबीसी बिल्कुल नहीं मानती है। सेल थ्योरी कहती है कि भाई हर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी कहेगी नहीं मानूंगी मैं। तो आरबीसी ने कहा मैं अपने पास केंद्रक वेंद्रक नहीं रखूंगी। तो आरबीसी के पास में देखो केंद्रक ही नहीं है। सोचो एक ऐसी कोशिका जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। अब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए कहाँ से होगा? तो वो भी नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। तो इनके पास में जो है वो क्या नहीं होते? न्यूक्लियस नहीं होते। फिर बोला जा रहा है मल्टी, है ना, न्यूक्लियर जिनके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, तो जैसे कि कवक है, कुछ प्लाज्मोडियम्स हैं, वो भी सेल थ्योरी को जो है वो नहीं मानते हैं। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो, तो ये वाली चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बेसिकली मैंने आरबीसी की स्ट्रक्चर बनाई है। आरबीसी ऐसी है और आरबीसी बिना न्यूक्लियस के कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। आरबीसी बिना न्यूक्लियस के बेटा कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से कुछ साइज की और शेप की। माइक्रोप्लाज्मा, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, लिखो। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? लिखो फटाफट से। सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है ना, 0.3। बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया की अगर आप लंबाई की बात करोगे 3 से 5 माइक्रोमीटर की होगी। मानव की आरबीसी की साइज जो है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं बोल रही हूँ, लार्जेस्ट नहीं बोल रही हूँ, लॉन्गेस्ट सेल बोल रही हूँ, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट सेल नर्वस सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो आप लोगों का है तंत्रिका कोशिका, वो आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। अब आपसे पूछी जा रही है सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, किस प्लांट की कोशिका सबसे लंबी होती है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बोहोमेरिया निविया। कैसा दिखता है ये? कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो प्लांट है ना आपका, इसकी कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इसकी कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लो। इससे ज्यादा मैं और कुछ करूंगी नहीं, है ना, कहूंगी नहीं। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है? बोहोमेरिया की बात कर रहे हैं, और या फिर आप नाइविया की बात कर सकते हैं। सबसे लंबी प्लांट सेल है ये, प्लांट सेल। पढ़े थे क्या आज के पहले कभी? फिर आपसे बोला जा रहा है सबसे लंबी एकल कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर प्लांट कौन सा है? सबसे लंबा यूनिसेल्युलर प्लांट जो है, अब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन सब समझ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। हाँ यही बात है ना, फ्री की वैल्यू नहीं है शायद, यही बात है। क्या कर सकते हैं, है ना, लाइक ही नहीं हो रहे इनसे। एसेटाबुलेरिया कैसा होता है? एसेटाबुलेरिया ये होता है। यार मेरे को क्यों जरूरत पड़ी एसेटाबुलेरिया दिखाने की, मेरे को क्यों जरूरत पड़ी नाइविया की दिखाने की? मैं कहती रट लो यार, याद कर लो, पर अब तुमने देख लिया ना तो तुम्हें याद रहेगा। क्यों कर रही हूँ ये मेहनत? 5 मिनट लगते हैं, ये भी सेट करूंगी और ये सब चीजें करूंगी, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। अगर आज 1000 नहीं हुआ तो लिटरली दिल टूट जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कहा एसिटाबुलेरिया, जो कि सबसे लंबी एकल यूनिसेल्युलर जो है वो प्लांट होता है। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और शतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल होती है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे तुम लोग? हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे तुम लोग? फटाफट से बता दो। ये प्लांट्स हैं बेटा, पादप की सबसे सिंगल प्लांट, सिंगल कोशिका सबसे कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द यूकैरियोटिक सेल। आपसे पूछा जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो है वो कौन सा सत्य कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर करो। देखें क्या कहा जा रहा है कि रिक्तिकाएं सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं। दे हैव अ न्यूक्लियस विद वैक्यूल, वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। वैक्यूल्स एब्सेंट ही होती हैं, बिल्कुल सही बात है। रिक्तिकाएं अनुपस्थित ही होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिक्तिकाएं जो है वो अनुपस्थित होती है क्योंकि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं ना, इसलिए इनके पास वैक्यूल्स नहीं है। ये मैं कल की क्लास में पढ़ा चुकी थी। फिर हमसे बोला जा रहा है केंद्रक झिल्ली के साथ में एक केंद्रक होता है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव अ न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बोला जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो है वो प्रोसेस होती है इनके अंदर, और ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या करेक्ट आंसर करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करने वाले हैं ऑल ऑफ दिस। आप लोग बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। वैसे मुझे पता है कि तुम लोग गलत करोगे, फिर भी बता देती हूँ कि प्लांट्स के अंदर एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि जिंदगी भर जो है वो क्या कर रहा होता है? ग्रोथ कर रहा होता है। ऐसा ही बोला जा रहा है ना। युवा होता है, युवा का मतलब यही है कि वो जिंदगी भर ग्रोथ कर रहा है, इसलिए वो युवा है। और वो कौन सा ऐसा टिश्यू होता है? खैर मैं टिश्यू होगा तब पढ़ा दूंगी। मेरिस्टेमिक टिश्यू, ग्रोथ टिश्यू कहते हैं इनको। ये स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, ये लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। जो लगातार ग्रोथ करता रहेगा वो हमेशा युवा रहेगा। सीधी सिंपल सी बात है। इस प्रश्न का आंसर मैंने नहीं देना। क्या लिखा जा रहा है कि कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है? तुमको पता है कि प्लांट सिर्फ प्लांट सेल में हो, वो क्या चीज होगी जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होगी? बता दो फटाफट से। ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, राइबोसोम होगी, है ना, या फिर हम बात करेंगे सबसे बड़ी रिक्तिका कौन सी होगी? जल्दी जल्दी बताओ। सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों में होती है, तो ये तो नहीं होगा। राइबोसोम भी दोनों में होता है, ये भी नहीं होगा। खाली जगह बहुत है प्लांट में, खाली जगह बहुत है। कर दी ना गड़बड़। सेंट्रियोल तो एनिमल सेल में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ। पागल हो क्या? कल ही तो पढ़ाई थी
किस एनिमल सेल में पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वैक्यूल, वैक्यूल माने रिक्तिका यानी कि खाली जगह, ये तो होती ही होती है ना। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर रहेगा? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्तिका ही पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। कितने प्रश्न है पहले देख लो तुम लोग, यहाँ पर कितने प्रश्न है? ये प्रश्न है टोटल मिलाकर 60, 72, 77 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा आपकी कोशिका का पूरा निचोड़ है। मैंने वन लाइनर की फॉर्म में इसको जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी तुमको। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है सबसे लंबी पशु कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका भित्ति कवकों में कौन सी होती है, पावर हाउस कौन सा है, रसोई किसे कहा जा रहा है ना, नारंगी रंग किस में आ रहा है। इतने सारे क्वेश्चन, ये 77 क्वेश्चन हैं जो पूरी कोशिका का निचोड़ है। ये मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश में भी मेंशन है ये पीपीटी के अंदर। ये पीपीटी में दे दूंगी, तुम आराम से इसको पढ़ लेना। ये पीपीटी मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम आराम से इसको पढ़ लेना। ये पीपीटी मैं तुम्हें दे दूंगी, इंग्लिश में भी इसमें मेंशन है, तुम आराम से पढ़ लेना। नीरज मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं तुम्हें खुद से पढ़ने के लिए दे रही हूँ। इस पीपीटी को मिस कर दोगे तो ये 77 इंपॉर्टेंट कोशिका के सारा निचोड़ वाले क्वेश्चन ना मिस कर दोगे। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो तुम खुद से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे बात करती हूँ, इंग्लिश में भी है तो दैट इज द होल थिंग्स। आगे चीज देखो, हम बात कर रहे हैं कोशिका के अंगों की। क्या आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना? माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का दिखाई देता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ना। अब मुझे ये बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा या दोनों में पाया जाएगा? फटाफट से बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा कि दोनों में पाया जाएगा? फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा कि दोनों में पाया जाएगा? फटाफट बताओ क्विकली। हाँ, मेरा ही नाम है नीरज मैडम, पड़ोसी का थोड़े ना होगा यार। कल का पीपीटी और आज का पीपीटी कंफ्यूज बॉक्सर आज सेम डे दे दूंगी। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि मानव कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर ये पाया जाता है। पहली चीज, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है। मैं कल कह रही थी लड़कियों के पास में अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो लड़कियां पिंक कलर की हो जाती और लड़कों के पास अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो लड़के, खैर ब्लैक कलर के तो ब्लैक कलर लड़कों को पसंद होता है, या तो ब्लू कलर के होते या ग्रे कलर के हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पादप कोशिका में। किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। लिख लो, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इक्वल्स टू प्लांट सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो जो है वो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस तो जो है वो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो कौन से प्रकार का? राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गन है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो हर प्रकार की कोशिका में होता है। वो चाहे पुरानी कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक हो, नई कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक हो, प्लांट कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, सब में राइबोसोम प्रेजेंट होगा। इसकी स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह की होती है। देखो, इसको गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई दो पार्टिकल हैं, कोई दो पार्ट्स हैं, है ना, और दो पार्ट से मिलकर ये राइबोसोम बना होता है। कोई दो पार्ट्स है और इन दो पार्ट से मिलकर जो है ये राइबोसोम बना होता है ना। कोई दो पार्ट है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, तो इस तरह से इन दो पार्ट से मिलकर जो है वो राइबोसोम बना होता है। दो टुकड़ों से मिलकर बना होता है और राइबोसोम हर प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी जो है वो आपके हर प्रकार की कोशिका, प्लांट सेल, एनिमल सेल में पाई जाती है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो राइबोसोम लगे होते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं, इस जालिका के ऊपर जो है इस तरह से राइबोसोम लगे होंगे। तो देखो, जिस जिस जगह पर राइबोसोम लगे होंगे वहां की सरफेस तुम्हें खुरदरी खुरदरी रफ रफ सी सरफेस लग रही है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर इनको रफ रफ सरफेस दिख रही है। तो जहां पर जिस जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस जिस अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम लगे होंगे तो वो आप लोगों को कैसी सरफेस दिखाई देगी? वो सरफेस आपको रफ सरफेस दिखाई देगी। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम लगे हैं, अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम लगे हैं, और राइबोसोम कौन से प्रकार के लगे होते हैं? ATS, है ना। तो ये वाली जो है ना, ये वाली सेल तो आप लोगों की कौन सी कहलाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। और यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है? यहाँ पर स्मूथ चिकनी सरफेस दिखाई दे रही है, तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? मेगा ये गलत बात है बेटा, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगी, बायो भी मैं पढ़ाऊंगी, पर क्या तुम पढ़ने को तैयार हो क्या? मैंने कहा था टिक कर बैठना है,
मैंने कहा था सेशन को लाइक करना है, क्या आप लोगों ने जितने हैं उतनों ने भी लाइक नहीं किया। मैंने कहा था चैनल नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सेशन हर दिन होता है दोपहर 4 बजे। और तुम्हें यकीनन एक बात बताऊं, इस क्लास को चालू हुए 40 मिनट हो गए, तुम्हें पता भी लगा क्या? मैंने अभी टाइम देखा और मैं शॉक्ड हो गई कि अरे 4:42 हो चुके हैं। तुम्हें पता भी लगा? मुझे तो नहीं लगा। तो मैं शॉक्ड हो गई कि 40 मिनट हो गए, पता ही नहीं लगा। 40 मिनट से बोले जा रही हूं मैं, तुम्हें लगा पता? इतनी जल्दी क्लास निकल गई। जब समय का पता ना लगे ना तो समझ लेना कि मजा आ रहा है। जब समय का पता ना लगे तो समझ लेना कि मजा आ रहा है ना। और वो आप लोगों का गोल्जी बॉडी है। पर आज भी दिल टूटेगा, मुझे पता है, आज भी दिल टूटेगा, मुझे पता है ना। नहीं शेयर करेंगे हम लोग। अब देखो ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, अब हम सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल ऑर्गन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोशिका झिल्ली। आपकी जो कोशिका होती है, अब देखो यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, इसको देखना। आपकी जो कोशिका होती है वो कोशिका ये है। इस कोशिका के चारों तरफ देखो, अंदर तो प्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा, अंदर तो पानी है। इस पानी के ऊपर देखो एक लेयर है, यहाँ पे दिख रही है तुमको ये लेयर। ये गोले के चारों तरफ देखो, आउटर लेयर में देखो, ये जो आउटर लेयर में बाहर जो दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली आप लोगों की झिल्ली है। इसकी आउटर लेयर पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आउटर लेयर पे आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। ये जो आउटर लेयर पे आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिका झिल्ली होती है। और ये कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की होती है? ये कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की हमें दिखाई देती है? ये कोशिका झिल्ली हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को जूम आउट करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल होता है, दिख रहा है तुमको? ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? अंदर पानी है, पानी के ऊपर चारों तरफ फ्लो कर रही है। जैसे अभी अपने कुंभ के अंदर पानी के ऊपर पुल बनाया, देखा तुम लोगों ने? महाकुंभ में अभी जब तैयारियां की गई तो पानी के ऊपर एक प्रॉपर पुल बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया, चलने के लिए रास्ता बनाया गया, देखा ना तुम लोगों ने? बस वैसा ही कुछ होता है अपना ये भी कुछ ऐसा ही पुल दिखाई दे रहा है। ये आपकी जो झिल्ली होती है, जो आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती हैं? ये सेल मेम्ब्रेन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम करती हैं, ये ही सेलेक्ट करेंगे कि किसको कोशिका के अंदर आना है और किसको कोशिका के बाहर रहना है। किस ऑर्गन को, किस चीज को वो कोशिका के अंदर रखना चाहती हैं, और नहीं रखेगी तो वो रुक जाएंगी, और जिसको जाने की परमिशन देगी तभी जाएंगी। तो ये कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करती हैं, है ना। ये कोशिका झिल्ली ही डिसाइड करती है कि आपकी सेल के अंदर क्या आएगा और आपकी सेल के अंदर क्या नहीं आएगा। अब इस कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की होती है, और आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, वो किस चीज की बनी होती है? पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? बताओ, देखिए पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? बताओ फटाफट से। मेघा बिल्कुल पढ़ सकती हो, ग्रुप डी के बच्चे, NTPC के बच्चे, है ना। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, क्योंकि आपके साइंस तो आती है ना, हर एग्जाम में आती है, इसमें तो कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ नहीं है। ये सेशन हर दिन कितने बजे होता है? ये सेशन हर दिन 4 बजे होता है, और 4 बजे ही होगा। अगर इस क्लास को मिस कर रहे हो ना तो मतलब अब क्या ही बोल दूं मैं तो। देखो, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी भी लाई हूँ, क्योंकि कल मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था, याद है तुम लोगों को? कल मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था कि जहां मैं हिंदी पढ़ाऊंगी वहां इंग्लिश भी होगी, जहां हिंदी होगी वहां इंग्लिश भी होगी। ठीक है, तो मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन तुमने अपना वादा आज भी नहीं निभाया। 800 लोगों ने मिलकर, मैं अकेली अपना वादा निभा रही हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि भाई हमारी जो सेल वॉल होती है, या फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। पता है ना तुम लोगों को किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर प्रोटीन भी होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, और इसमें लिपिड्स भी होंगे। इसमें प्रोटीन भी होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, और इसमें लिपिड्स भी होंगे। क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं, और ये फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना। और ये जो है, अब यहाँ भी ये लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन वेयर द कंपोजिशन माइट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, और ये सारी चीजें, है ना। तो हमें ये तो समझ आ गया कि कोशिका झिल्ली जो है संरचनात्मक रूप से एक फास्फोलिपिड की द्विपरत के साथ में 2 प्रोटीन उसमें होते हैं। एक अंदर वाला प्रोटीन होता है, एक परिधीय प्रोटीन होता है, जो क्या करता है? जो आकार भी प्रोवाइड करता है, और कोशिका के अंदर और बाहर कोई भी पार्टिकल आ और जा रहे हैं उनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ना। तो ये
वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आरे जारे कैसे हैं ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन यहाँ पर भी तुम लोग एक बार देख लो, ये आपके पास में यहाँ पर जो है देखो कोलेस्ट्रॉल है आपके पास में। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ पर पाए जाते हैं। आपके पास में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, आपके पास में ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में ये सारी चीजें होती है। और ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही थी वो रिसेप्टर प्रोटीन थे, और यही रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो डिसाइड करेंगे कि मैं किस चीज को एंट्री दूं और किस चीज को एग्जिट दूं। कहो कि बात समझ में आई कि नहीं, कह दो कि बात समझ में आ गई कि नहीं आई, फटाफट से मैसेज करो सारे लोग। और आज तो सेशन, ये 100 लोग कौन है जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया, पहले तो मुझे ये बता दो। ये 100 लोग कौन है जिन्होंने ऑफ कर दी मैडम आपने? अरे भाई तो 2 बजे की जगह 4 बजे क्लास पढ़ा तो रही हूं, 2 बजे की जगह 4 बजे क्लास पढ़ा तो रही हूं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नीरज मैडम साइंस के नाम से, नीरज मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम है। मैम कुछ इस तरह से लिखना, लिखा हुआ भी है ऊपर, आगे साइंस लिख लेना। तो वहां पर आप लोगों को अभी के अभी इसी वक्त पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये आप लोगों को जो प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं यही होते हैं जिसके कारण आपके सेल जो है वो एंट्री और एग्जिट करवाती है किसी भी चीज़ों की। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होते हैं। क्या सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाई जाती हैं? तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाई जाती हैं, है ना। और इवन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, और बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड के बने हुए होती है। ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या करती है कोशिका झिल्ली? क्या करती है कोशिका झिल्ली? हमारी जो बॉडी होती है, मतलब हमारी जो कोशिका होती है उसको एक शेप मेंटेन करेगी, सबसे पहली चीज तो। उसके अलावा उसके आउटर, उसके बाहतम वातावरण में कोई चीज आ रही है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उससे मदद, उससे प्रोटेक्शन करेगी। कोई वायरस आ रहा है उससे प्रोटेक्शन करेगी। तो ये वाली चीज है ना। अरे भाई दिख रहे हो, है ना, पढ़ लो अब, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये परमिट करती है कि क्या चीज बॉडी के अंदर आएगी और क्या चीज बॉडी के बाहर जाएगी। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है। क्या नाम है अर्ध पारगम्य झिल्ली का? सेल मेम्ब्रेन। और हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं सोनू, आरपीएफ के लिए पढ़ो, एनटीपीसी के लिए पढ़ो, आरआरबी के लिए पढ़ो, सीजीएल के लिए पढ़ो, सीएचएसएल के लिए पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर थियरी चल रही है और थियरी तो तुम सभी चीजों के लिए पढ़ सकते हो ना बेटा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा, सभी, चलो तो ये वाली चीज हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के लिए बात की। आज तक आप लोग कोशिका भित्ति तो पढ़ते आए हो, लेकिन कोशिका भित्ति की ऐसी संरचना आज के पहले कभी किसी ने देखी थी कि सेल वॉल की ऐसी संरचना? अब तुम मुझे बताओ कि सेल वॉल जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? सेल वॉल हमारी कोशिका में पाई जाएगी क्या? यस या नो? मैसेज करो फटाफट से। क्या सेल वॉल हमारी कोशिका में पाई जाएगी क्या? यस या नो बताओ। सेल वॉल हमारी कोशिका में पाई जाएगी क्या? ह्यूमन की कोशिका में पाई जाएगी क्या? बताओ। देखिए क्या सेल वॉल हमारी कोशिका में? बिल्कुल पढ़ सकते हो। महावर मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, पढ़ सकते हो बेटा। हर वो क्लास जिसके अंदर साइंस आता है, हर वो एग्जाम जिसमें साइंस आता है, तुम निश्चिंत होके पढ़ो, तुम बिल्कुल मस्त होके पढ़ो। तुम्हें नहीं ना, हमारी कोशिका में नहीं पाया जाता। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है। दीदी प्लांट में क्यों पाया जाता है? चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भूख हो, आंधी हो, तूफान हो, हर जगह प्लांट एक ही जगह पर है। हम तो हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं इधर उधर जाकर, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते। और प्लांट जब अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट ने अपने अंदर डेवलप करी कोशिका भित्ति, है ना। हमारी शरीर के अंदर हमारी कोशिका, मनुष्य की कोशिका, जानवरों की कोशिका की बाहरी लेयर तो कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन प्लांट्स की कोशिका की बाहरी लेयर जो है वो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। पहले प्लांट की कोशिका में सबसे बाहर के रूप में सेल वॉल होगी, और सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होगी, और किनारे पर न्यूक्लियस होगा। ये डिफरेंस है प्लांट सेल का। पादप कोशिका बड़ी होती है हमारी जानवरों की कोशिका के कंपेयर में, तो प्लांट सेल का साइज इंक्रीज होगा एज कंपैरेटिवली हमारी सेल। समझ आया?
क्या बताना था खुशी? मेरे को दिखाई नहीं बेटा तुम्हारा मैसेज, क्या बताना था? ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ अभी, तो मेरा ध्यान इधर उधर है। अगर मैं तुम्हारे कमेंट रह भी जाते हैं, तुम्हारा कोई डाउट रह भी जाता है, तो तुम क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स आता है, वहां पर मैसेज कर दिया करो। मैं देखती हूँ, एक एक बच्चे का मैसेज देखती हूँ। तो गाइस प्लीज, है ना, अगर आपको लगता है कि दीदी आप मेरा कमेंट नहीं देख रही है, जैसे खुशी का रह गया, तो खुशी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज ध्यान रखना। अब आपने क्या देखा, आप मुझे ये बता दो कि प्लांट सेल वॉल प्लांट्स में होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति, इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। तो तुम मुझे बताओ कि पादपों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? जल्दी से बताओ, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्लांट सेल किसकी बनी होती है? बताओ फटाफट से। सेल वॉल किसकी बनी होती है? आप सबने सुना होगा सेल्यूलोज, पर आज आपका ये मिथ जो है वो खत्म होगा, क्योंकि प्लांट की कोशिका भित्ति सिर्फ सेल्यूलोज की बनी नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, उसके पास हेमी सेल्यूलोज भी होता है। उसके पास क्या होता है? हेमी सेल्यूलोज भी होता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सेल वॉल की बेसिकली 3 संरचनाएं हैं, एक जिसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं, एक जिसे हम प्राइमरी जो है सेल वॉल कहते हैं, और एक उसके बाद में हमारे पास में 3, मतलब 2 आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो कोशिका भित्ति की अगर मैं बात करती हूँ, तो कोशिका भित्ति जो है प्लांट के अंदर, तो मेन तो देखो कोशिका भित्ति प्लांट के अंदर, कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज भी पाया जाता है, हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाता है, और प्रोटीन भी पाया जाता है। ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोज भी पाया जाएगा, हेमी सेल्यूलोज भी पाया जाएगा, प्रोटीन भी पाया जाएगा। कवक, कवक जिसे हम फंजाई कह रहे हैं, उन फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है, और उनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। उनकी कोशिका किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की बनी होती है। समझ आया? अब बात आती है कि दीदी ये सेल्यूलोज क्या है, ये हेमी सेल्यूलोज क्या है, ये काइटिन क्या है। तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट सुना होगा, तुम लोगों ने क्या सुना होगा? कार्बोहाइड्रेट, सबने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर तुम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट सुना है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो बहुत सारे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। और वो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल में आता है आपका सेल्यूलोज, आपका हेमी सेल्यूलोज, और आपका काइटिन, है ना। स्टार्च भी उसी पॉलीसैकेराइड की लिस्ट में आता है। तो बेसिकली सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है ना। काइटिन पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है, जो बहुत हार्ड होते हैं, जो बहुत मजबूत होते हैं, जो बहुत सारे छोटे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं, जिनको डाइजेस्ट करना, जिनको डिसॉल्व करना, जिनको अपघटित करना मुश्किल होता है ना। तो जब हम झिंगला लहू करते थे, जब हम आदि मानव हुआ करते थे, तो आदि मानव जब हम हुआ करते थे, तो हम प्लांट को डायरेक्ट खाते थे, हम उबाल कर पका कर नहीं खाते थे। तो उस वक्त हम सबसे ज्यादा सेल्यूलोज खा रहे होते थे, क्योंकि प्लांट की हर कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली सेल्यूलोज खा रहे हो। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन बन गया था, और उस स्पेशल ऑर्गन का नाम क्या है बता दो। और उस स्पेशल ऑर्गन का नाम क्या है बता दो। और ये कौन है 50 लोग जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया भाई? इस क्लास को अगर लाइक नहीं करते तो पाप लगता है सीधा। और गरुड़ पुराण में भी इस पाप का बहुत भयंकर जो है वो वर्णन है। तो ऐसी बात है, इस क्लास को कोई लाइक और शेयर नहीं करता ना, तो उसके लिए स्पेशल पाप जो है वो गरुड़ पुराण में वर्णित है। तो बेटा अगर इस सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर जब कभी गरुड़ पुराण पढ़ो तो देखना, उसमें अलग से वर्णन है कि हे बालक, यदि नीरज मैम की क्लास को यदि तुमने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसके लिए जो पाप है, आओ मैं तुम्हें उसका वर्णन करता हूँ, है ना। तो ये वाली बात है भाई, ऐसी वाली बात है। छोटे मोटे पाप नहीं लगते, बहुत भयंकर पाप लगते हैं। और वो पाप धुलते भी कब है? जब 144 साल बाद जब कुंभ आता है, उस कुंभ में थोड़ा सा पाप धुलेगा, अर्थात नहीं धुलेगा। तो दैट इज द होल थिंग्स।
पर एक लाइक नहीं बोले ना, मैंने सब्सक्राइब बच्चों को शेयर करने बोला था। चलो तो अब देखो मैं क्या कह रही हूँ। तो हे पार्थ समझ आया कि सेल्यूलोज क्या है। तो हमारी बॉडी में उसको पचाने के लिए सेल्यूलोज बनाया गया। अब जब हम झिंगलाला हूँ से काचा बादाम करने लग गए हैं तो हम सेल्यूलोज खाते नहीं है, और हम सेल्यूलोज खाते नहीं है उतना, तो हमारी अपेंडिक्स का काम नहीं रहा, और हमारी अपेंडिक्स का काम नहीं रहा तो हमारी अपेंडिक्स अवशेषी अंग में बदल गई। सोचो ना, ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है हम में और आदि मानव में, मानवों में और आदि मानव में। पहले हम झिंगलाला हो गया करते थे, अब आज के मानव काचा बादाम कर रहे होते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं निकला भैया, कोई मतलब नहीं निकला। जिस आदि मानव पहली बार मानव में बदला होगा वो यही सोचा होगा इन्हीं काचा बादाम वालों के लिए मैंने इतना सारा डिस्कवरी किया है, इनको वही खाने देते, कंदमूल और सब्जियां वही सारे कच्चे प्लांट ही खाते, अपेंडिक्स काम में लेते, बढ़िया रहता। सीलिया फ्लेजिला भी पढ़ाने आई थी पर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो बताओ, चलो दिल से बता दो कि दीदी क्लास कैसी लगी, बताओ फटाफट से। ये पीपीटी दूंगी, इस पीपीटी को पढ़ना है ना, लेके रखना मत। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हें अलग से पढ़ने के लिए देती हूँ, है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज, ये एक्स्ट्रा, ये जो जितना लिखा है, जितना ये सब जो टाइप किया है, ये सब तुम्हारे एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। वो जो 77 प्रश्न है, इनको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अपनों को, है ना। तो दैट इज द होल थिंग्स। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज तीसरा दिन है, फिर से दिल टूटा है। 900 बच्चे हो गए थे, 100 बच्चे, 900 बच्चे नहीं ला पाए, बड़ा दिल टूटा। देखती हूँ तुम कब तक इस दिल को तोड़ते रहते हो। नीरज मैम लिखा हुआ है, साइंस पीछे लिख लेना, टेलीग्राम है, वहाँ पर तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी। इसको पढ़ना, इसको समझना। कल की क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इन सभी के बारे में हम वर्णन करेंगे, है ना। तो अगर नहीं आए तो उसके लिए भी अलग से गरुड़ पुराण में पाप है ना, उसके लिए भी अलग से आप लोगों को जो है वो पाप दिया गया है। वो पाप क्या है, वो या तो गरुड़ पुराण पढ़ लेना, नहीं तो पाप करना मत। कल आ जाना 4 बजे, ठीक है। तो सेल ऑर्गन के पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे, समझे कि नहीं समझे। अब दिल से अच्छा लग रहा है तो अब एक बार सभी दोस्तों को अपना को शेयर कर देना। ये सेशन हर दिन 4 बजे होता है, ये वाली बात का ध्यान रख लेना। दैट इज़ द होल थिंग्स। काजल का शायद कोई क्वेश्चन था जो रह गया था, आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न रह गए होंगे, तो आप डेफिनेटली क्लास खत्म होने के बाद कॉमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, ठीक है। टेलीग्राम बोल रही हूँ ना, नीरज मैम साइंस के नाम से है, ठीक है। चलो, स्टडी करवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरे जाने से पहले नहीं जाओगे, इसका भी अलग से पाप है फिर, मेरे जाने के पहले चले गए तो दैट इज़ द होल थिंग्स। और देखो यार, ज़िंदगी मिली तो है हमें, इस खूबसूरत ज़िंदगी को कुछ अच्छा करके तो इस दुनिया से जाएं तो बेहतर होगा। कहते हैं ना कि यूं ही मर मर कर मत जियो, रुको, संभलो और सोचो, कहीं मर तो नहीं गए हो। तो ज़िंदगी जी रहे हो तो मर मर कर, डर डर कर, है ना, कल क्या होगा ये सोच कर तो जियो मत। चलो आज ही कुछ अच्छा कर लेते हैं ताकि हमारा आने वाला कल खूबसूरती के साथ जो है वो बीते। हर दिन कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करेंगे तो अगला दिन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। इसी के साथ ये 2025 हमारा है, ये याद रखना, 2025 हमारा है और हम हमारी जॉब इस साल में लेकर रहेंगे। इसी के साथ ही कल मिलते हैं। टिल देन सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। सेशन को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू। कल पढ़ेंगे सेल ऑर्गन पार्ट 2। बाय।